स्टूडेंट्स, तो पहले हमने डिस्कस किया था एसिड, बेस और सॉल्ट। कैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, या फिर जब जिंक मतलब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही थी, उसे हम कैसे टेस्ट करते हैं। और सेकंड था कि जब हम बेस को या फिर एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सिंपल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कौन सी गैस रिलीज़ हो रही थी, उसको पहचानने का तरीका। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि कैसे एसिड बेस को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि एसिड जो होगा वो H+ आयंस देता है, वो क्यों देगा, वो एक्वस के अंदर मतलब वाटर में डिज़ोल्व होके H+ देगा, या फिर ड्राई बिना वाटर में डिज़ोल्व हुए भी H+ दिए थे। ठीक है। तो और ये क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आपको सारे पिछली वीडियो के अंदर। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है कि कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं एसिड और बेस सॉल्यूशन। ये हम किस चीज़ से पता करेंगे कि कोई एसिड है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, बेस है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। मतलब कोई जो चीज़ होगी ना जो उन्हें मेज़र कर सके। जैसे हमें किसी चीज़ की लंबाई नापनी है तो हम क्या करते हैं, लेंथ के लिए वो क्या करते हैं, इंची टेप का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो और जैसे वज़न को नापने के लिए क्या करते हैं, वेइंग मशीन का यूज़ करते हैं, ताकड़ी बाट हो गया, या फिर जब सब्जी लेते हो तो उनके पास भी वो वेट मशीन होती है। वैसे हमें खुद का वज़न वो करना है, नापना है, तो क्या करते हैं, हम वेइंग मशीन पे खड़े होके देखते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज़ की यूनिट होती है जो कि बताती है हमें क्या, कि उसकी मेज़रिंग यूनिट क्या है, कि इसका कौन सी वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी, कौन सी इसकी कम होगी, कैसे हम किसी चीज़ को नापते हैं। ठीक है। तो किसी एसिड को कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसी बेस को कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर कितने वीक हैं ये, वो हम किस चीज़ से देखेंगे, वो हम देखेंगे पीएच स्केल से। ठीक है। पीएच स्केल, अब उसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो लाइन बाय लाइन चलते हैं। We know how acid and base indicators can be used to distinguish between acid and base। मतलब हमने ये तो देखा था कि जो इंडिकेटर्स हो रहे थे, इंडिकेटर्स हमारे थे, वो ये तो बता दे रहे थे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर ये सॉल्यूशन बेसिक है, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि ये सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। ठीक है। We have also learned in previous section about dilution and decrease in concentration of H+ OH- ion in the solution। ऊपर हमने ये भी पढ़ा था कि हम कैसे H+ और OH- की कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं। क्यों? जब ऊपर से ज़्यादा पानी मिला के उसके अंदर। ठीक है। जैसे एसिड कितना है 2 ml, एसिड ले लिया 2 ml, अब उसके अंदर मतलब उसका डाइल्यूशन कर रहे हैं हम, एसिड को पानी के अंदर मिला रहे हैं। ठीक है। तो पहले एसिड सिर्फ 2 ml मिला रहे हैं, किसके अंदर, एक गिलास पानी के अंदर, फिर उसे एक जग के अंदर मिलाओगे और फिर एक टंकी के अंदर 2 ml एसिड डाल दिया, तो क्या होगा, डाइल्यूशन होगा। डाइल्यूशन का मतलब H+ आयंस अलग हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि एसिड क्या था, H+ आयन देता है हमारा एक्वस मीडियम के अंदर, तो H+ क्या हो जाएंगे, दूर दूर मिलेंगे। ठीक है। और OH- जो बेस के अंदर होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो भी सेपरेट हो जाएंगे, OH- अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। कैन वी क्वान्टिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्या हम इनकी क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं कि कितने आयंस प्रेजेंट होंगे हमारे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग एंड गिवन एसिड और बेस इज। अब जैसे एक आपकी टीचर आपको एक बीकर दे दे, ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये एसिड कितना या फिर बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। ठीक है। We can do this by making use of universal indicator which is a mixture of several indicators। और ये इसका पता कैसे चलेगा, जब हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जो कि मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, मतलब बहुत सारे इंडिकेटर्स का क्या है, एक मिक्सचर है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन द सॉल्यूशन। और जो ये इंडिकेटर है यूनिवर्सल,
ये क्या करेगा, मतलब अलग अलग कलर शो करेगा। कब? जब H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, अलग होगी। जैसे सिर्फ 2 आयन है तो अलग कलर हो गया, 5 आयन हैं H+ के तो अलग कलर शो कर गया। ठीक है। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। अब H+ की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं किसका, pH स्केल का। ठीक है। अब P का मतलब होता है पोटेंस, जो कि एक जर्मन वर्ड है। ठीक है। इसका मतलब होता है पावर। अब pH स्केल क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। ऑन अ pH स्केल वी कैन मेज़र pH जनरली फ्रॉम 0 to 14, और इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से लेके 14 तक। ठीक है। अब कोई पूछे कि 0 क्या होता है, 0 क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसकी pH क्या होगी, 0। और 14 क्या होगा, सबसे बेसिक, मतलब सॉल्यूशन जिसकी बेसिक वैल्यू, मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो। अब इनके बीच का पॉइंट आता है 7। ठीक है। 0 से 7 तक, 0 से 7 या फिर 0 से 6 तक हम क्या बोलेंगे, एसिड है। जिसका pH 7 होगा इसका मतलब होगा वो न्यूट्रल है, ना तो वो एसिड है ना वो बेस है। अगर 7 से 14 तक वैल्यू होगी तो इसका मतलब वो बेस है। ठीक है। अब नेक्स्ट, pH should be thought of simple as a number which indicate the acidic और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब pH को हम ये सोच सकते हैं कि वो एक सिंपल एक नंबर है जो क्या इंडिकेट करेगा कि हमारा सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज इट्स pH। ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, pH क्या होगा, उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि pH H हाइड्रोजन आयन का कहाँ से लेके, 0 से लेके 6 तक था या फिर 7 तक था। 7 से कम होना चाहिए और 0 या फिर 0 से ऊपर वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। और सेम यही कंडीशन है बेस के लिए भी। अब नेक्स्ट, द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। ये मैंने आपको बताया था कि जो pH है न्यूट्रल सॉल्यूशन का वो क्या होता है, 7 होता है, 7। वैल्यू लेस देन 7 ऑन pH स्केल रिप्रेजेंट द एसिडिक मीडियम। मतलब 7 से कम वैल्यू होगी pH स्केल की तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम, मतलब एसिडिक है वो नेचर में। एज pH वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, जैसे ही pH इंक्रीज होगी 7 से 14 के बीच में, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली, और उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी किसकी, एल्कली, मतलब बेस की बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी 7 से 14 तक जब हम जाएंगे। जनरली पेपर impregnated with universal indicator is used for measuring pH। अब जो ये नीचे दिखा रखा ना, ये है हमारा वो यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसके ऊपर अगर हम एसिड डालते हैं तो वो क्या करेगा, डिफरेंट मतलब कोई सॉल्यूशन डालेंगे तो वो क्या करेगा, डिफरेंट कलर शो करेगा अलग अलग आयंस की कंसंट्रेशन पे। अब जैसे देखो 7 से इस साइड आ रहे हैं 0 की तरफ, इसका मतलब एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, एसिड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और क्या हो रही है, इंक्रीज इन H+ आयन, मतलब जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे उतना ही ज़्यादा एसिडिक हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक है। अब कोई पूछे, टीचर पूछ ले आपसे कि 0 pH है तो बताओ ये सॉल्यूशन कैसा होगा, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। और pH 14 पूछ ले तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब 7 से 14 की तरफ जाओगे तो क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ता जा रहा है, मतलब OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है और H+ की कंसंट्रेशन क्या है, कम होती जा रही है। ठीक है। अब आगे, अब ये एक एक्टिविटी है, इसमें क्या दे रखा है, ये अलग अलग 10 वो दे रखे हैं। तो ये क्या करना है, pH पेपर जो लैब में अवेलेबल होगा ना, तो उसके ऊपर ये सॉल्यूशन डालते रहना और फिर देखना है कि क्या pH वैल्यू क्या निकल के आती है और नेचर कैसा है, कौन सी चीज़ एसिडिक है कौन सी बेसिक है। ठीक है। और ये देखो, ये कुछ वैल्यू दे रखी हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं।
जैसे गैस्ट्रिक जूस का पूछ लिया, इसका पीएच क्या होगा, इसका पीएच होगा 1.2, मतलब 1 के अराउंड होगा। लेमन जूस का होगा, जो नींबू के अंदर होता है, उसका पीएच क्या होगा 2, इसका मतलब एसिडिक है। और गैस्ट्रिक जूस कहाँ पाया जाता है, हमारे स्टमक के अंदर, जो डाइजेशन में हेल्प करता है हमारे फूड के। ठीक है, इससे क्या पता चला कि हमारे स्टमक के अंदर HCl एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और हमारे स्टमक के अंदर कैसा मीडियम है, वो मीडियम होता है एसिडिक मीडियम। अब प्योर वाटर या फिर ब्लड, प्योर वाटर मतलब जो कि प्योर वाटर पाया जाता है, या फिर ब्लड मतलब हमारे अंदर जो रेड ब्लड सेल्स, जो ब्लड है हमारा, वो उसका पीएच कितना होगा 7.4। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच कितना होता है 10। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका पीएच कितना है, अराउंड 14 रहता है। अब जो स्ट्रेंथ है एसिड और बेस की, वो डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ H+ आयंस और OH- आयन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ एसिड की डिपेंड करेगी किस पे, H+ पे, कितने H+ आयन, और बेस की डिपेंड करेगी किस पे, कितने OH- आयंस है हमारी सॉल्यूशन के अंदर। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब अगर हम HCl एसिड को लें और एसिटिक एसिड को लें, मतलब सेम कंसंट्रेशन ले, जैसे 1 ml ले लिया HCl एसिड, 1 ml ले लिया हमारा एसिटिक एसिड, तो सेम कंसंट्रेशन ले ली, तो क्या करना है, से 1 मोलर, मतलब 1 मोलर ले लिया। देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ H+ आयन, तो ये क्या करेंगे, डिफरेंट मतलब अलग अलग नंबर में H+ आयंस प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जो हमारा HCl एसिड है, HCl एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा कंप्लीट डिसोसिएट होगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये 1 मोलर था ना, तो यहाँ पे पूरा 1 मोलर ही H+ आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, या फिर मान लो जैसे 10 मोलिक्यूल हैं, HCl के 10 एटम हैं, तो क्या बना देंगे, 10 H पॉजिटिव रिलीज़ करेंगे। अब जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये क्या होता है, वीक एसिड होता है, तो वीक एसिड है, इसका मतलब जो H+ है वो पूरी तरीके से नहीं टूटेगा। तो ये अगर यहाँ पे 10 मोलिक्यूल हैं, इसके 10 एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कितने H+ देगा, मान लिए 4 दे दिए या फिर 5 दे दिए। ठीक है, तो जो कम H+ देगा वो क्या होगा, वीक एसिड। जो ज़्यादा H+ दे रहा था, जैसे कि HCl, वो क्या था हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब वो एसिड्स जो क्या दें, ज़्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दें, मतलब नंबर H+ का जिसमें ज़्यादा हो, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो एसिड कम H+ देंगे ना, वो क्या होंगे, हमारे वीक एसिड। ठीक है, कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर, अब क्या तुम बता सकते हो कि वीक बेस कौन सा होगा और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा। तो सिंपल है, एसिड क्या दे रहे थे, H+, तो बेस क्या देंगे, बेस देते हैं हमारे OH- आयंस। ठीक है, जिसमें OH- आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस हों सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो OH- क्या दे, कम दे, वो क्या होगा, हमारा वीक बेस होगा। सिंपल, जैसे NaOH है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और कोई ऐसा जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, CaOH होल ट्वाइस, ये क्या हो गया, पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होता, OH- ज़्यादा नहीं देता, तो ये क्या हो गया, वीक बेस। ठीक है, अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंस पीएच की क्या है हमारी डेली लाइफ के लिए अंदर, मतलब हम पीएच स्केल को पढ़ ही क्यों रहे हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, ऐसा क्या है इसमें जो इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात तो मैंने बताया था कि हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, एसिडिक मीडियम। अगर हमें नहीं पता हो और हम और ज़्यादा वो खाते रहें तो क्या होगा, एसिडिटी। अब एसिडिटी है किसी को, हमें ये पता है कि हमारे स्टमक के अंदर होता है एसिडिक मीडियम, तो अगर कोई गलती से नींबू का रस पी ले तो उससे क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि बेसिक नेचर का सॉल्यूशन जब हम लेंगे अंदर, जैसे इनो होती है, इनो क्या है, इसके अंदर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब ये क्या होती है, बेसिक नेचर की, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, है ना।
आर प्लांट एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी प्लांट्स हैं और हम होमो सैपियन या फिर एनिमल्स हैं उनके ऊपर पीएच का क्या असर होता है। ठीक है, हमारी जो बॉडी होती है ना नॉर्मल, वो किस रेंज पे वर्क करती है, 7 से लेके 7.8 तक, मतलब न्यूट्रल से लेके थोड़ी सी बेसिक तक। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच स्केल। मतलब हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ज़िंदा रह सकते हैं कब, जब थोड़ा सा चेंज हो पीएच का। ठीक है, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। अब ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिड रेन का पीएच क्या होता है, तो एसिड रेन का पीएच क्या होता है, 5.6 से कम थोड़ा सा। When acid and rain flows into the water, it becomes lower the pH of river water. अब जो हमारा एसिड रेन होगी, जैसे कहीं पे भी बारिश आ जाती है एसिड की, तो क्या होगा, वो सारा पानी नदियों के अंदर जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिवर का वाटर का पीएच क्या हो जाएगा, कम। क्यों, क्योंकि रिवर वाटर भी क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का, और इस वजह से जो सर्वाइवल है हमारे एक्वेटिक लाइफ का रिवर्स के अंदर, वो क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट, मतलब वो मुश्किल से जी पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है एसिड इन अदर प्लैनेट्स। तो क्या दूसरे प्लैनेट्स जैसे कि द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो हमारा प्लैनेट वीनस है ना, वो किससे बना हुआ है, एक थिक वाइट और येलो कलर का क्लाउड, मतलब बादल बनना है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ऐसी जगह पे क्या आपको लगता है कि लाइफ होगी जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड हो। वट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। मतलब गार्डनिंग की होगी या फिर खेतों में गए होगे तुम, तो सॉइल की भी क्या होती है, एक फिक्स पीएच होती है जिसके ऊपर हमारे पेड़ पौधे उगते हैं। अगर वो थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाए तो हमारे पेड़ पौधे मर जाते हैं। ठीक है, प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। जैसे हमें एक नॉर्मल रेंज में पीएच चाहिए ना, वैसे ही प्लांट्स को भी एक पीएच रेंज चाहिए स्पेसिफिक, ताकि वो क्या कर सके, हेल्दी ग्रोथ कर सके। To find the pH required for healthy growth of plant, you can collect the soil from various places and check the pH in matter described below in activity 2.12। मतलब अगर आपको ये देखना है कि आपके आसपास की मिट्टी एसिडिक है, बेसिक है, या क्या नेचर है, तो क्या करो, थोड़ी सी मिट्टी कलेक्ट कर लो अलग अलग जगह से, और ये 2.12 में जैसे एक्टिविटी कर रखी है ना, सेम वही करो, और फिर पता चलेगा वो एसिडिक नेचर का है या नहीं। और फिर आप नोट डाउन करोगे कि कौन सा प्लांट कैसे रीजन में ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में क्या करना है, सबसे पहले 2 ग्राम मिट्टी ले लो टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब क्या होती है, ऐसी होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, 2 ग्राम मिट्टी, इसमें कर ली 2 ग्राम मिट्टी, सॉइल है ये, इसके अंदर डाल दी। अब क्या करना है, शेक द, अब इसके अंदर डाल दो 5 ml पानी, ऊपर से पानी डाल दिया तो ये मिक्स होगी, पानी और मिट्टी मिक्स हो गए आपस में। इसके बाद क्या करना है, इसे शेक कर दो, इसे मतलब घोल दो इसे, जैसे पानी और मिट्टी आपस में घुल जाए इस तरीके से। फिर क्या करो, फिल्टर कर दो एक छलनी लेके, और उसमें से ये सारा डाल के और यहाँ पे छान के अलग से, ताकि पानी अलग निकल जाए और वो मिट्टी ऊपर जमी रह जाए इस पर। अब जो पानी निकलेगा ना, क्योंकि मिट्टी घुली हुई है उसमें, उसका क्या करना है, तुम्हें पीएच चेक करना है, ताकि पता चले कि हमारी सॉइल का पीएच कितना है। ठीक है, चेक द पीएच ऑफ फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। जो ये ऊपर पेपर दिखाया था ना, एसिड और बेसिक पीएच स्केल दिखाया था जो, उसके ऊपर क्या करना है, इस वाटर की बूंद ड्रॉप वाइज डाल देना, ताकि पता चले कि इसकी क्या पीएच है। अब हम क्या कंक्लूड करेंगे अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन योर रीजन। और इससे क्या पता चलेगा कि हमारे जहाँ पे पेड़ पौधे उग रहे हैं उस सॉइल का पीएच कितना है, कि कौन सा क्या पीएच सही रहेगा हमारे प्लांट्स को उगाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम।
हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, स्टमक है, वहाँ पे क्या होता है, HCl एसिड, ठीक है। अब HCl जहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होगा वहाँ पे क्या होगा, एसिडिटी भी होगी, मतलब नेचर कैसा है, एसिडिक है। अब हम पढ़ेंगे pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या pH रहता है हमारे स्टमक का। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl एसिड, मतलब ये इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि अगर हम बाहर से अगर HCl एसिड हमारे हाथ के ऊपर भी गिर जाए तो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा। लेकिन जो हमारा स्टमक है वो खुद HCl एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसा क्या है जो हमारे स्टमक के अंदर क्या होगा, ये हमारा स्टमक है, तो यहाँ से HCl एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जल क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक लेयर होती है, म्यूकस की लेयर, एक लाइनिंग होती है जो क्या करती है, हमारी इसको स्टमक को प्रोटेक्ट करती है ताकि एसिड हमारे स्टमक को जला ना दे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। और जो ये HCl एसिड है ये क्या काम आता है, ताकि हम अपने खाने को पचा सके स्टमक के अंदर बिना उसे हार्म करे। ड्यूरिंग इंडाइजेशन जब एसिडिटी होती है तो क्या होता है, एसिड HCl है ना, हमारे टमी के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है। दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, और इस वजह से क्या हो जाती है, पेट में जलन होने लगती है और इरिटेशन होती है। अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं लोग, पीपल यूज़ बेसिस कोल्ड एंड एसिड। तो इससे क्या लाइन निकल के आई कि वो चीज़ जिसे खाने से क्या हो, एसिडिटी कम हो जाए, तो वो क्या होती है, एंटासिड, जैसे कि अपनी इनो होगी या फिर पेंटाप्राजोल की टैबलेट होगी जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, टू गेट रिड ऑफ द पेन, मतलब एसिडिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, बेस का यूज़, और उसी को क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं, ठीक है। वन सच रेमेडी मस्ट बी सजेस्टेड बाय यू एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर। और स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो उन्होंने क्या कहा था कि तुम्हें एसिडिटी होगी, एक तो ऑप्शन है कि लेमन जूस पी लो, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या था कि विनेगर पी लो, तीसरा ऑप्शन क्या था, बेकिंग सोडा का, मतलब जो इनो के अंदर भी पाई जाती है। तो आप क्या ऑप्शन चूज़ करोगे, बेकिंग सोडा का। क्यों? क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया। दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, मतलब ये क्या काम करेंगे, जो एक्सेस का एसिड है उसे क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसका एग्जाम्पल देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं, MHOH होल ट्वाइस। तो ये क्या है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर क्या नाम दे दे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या होता है, माइल्ड बेस होता है, मतलब हल्का बेस होता है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जो न्यूट्रलाइज करता है हमारे किसको, एसिडिक नेचर को, ठीक है। अब नेक्स्ट है pH चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। अब जो ये बोलते रहते हैं कि दांतों में ब्रश करनी चाहिए वरना दांतों में क्या हो जाएगा, कीड़े लग जाते हैं, वो क्यों लग जाते हैं, अब देखो रीज़न इसका। pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, जो हमारा दांत खराब होता है ना वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे माउथ की pH क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, जो होनी चाहिए उससे डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो जो टूथ डिके है स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ माउथ इज़ लोअर देन 5.5। इसका मतलब जो हमारी नॉर्मल pH है हमारे माउथ की वो क्या है, 5.5। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माउथ की pH क्या होती है, 5.5। अब इससे नीचे अगर माउथ की pH गई तो क्या होगा, हमारा दांत क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। टूथ इनेमल, जो हमारे दांतों का क्या होता है, इनेमल, वो किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोएपेटाइट। ये क्या होता है, जैसे क्या ये क्या है, आपका टिथ है, ठीक है, ये दांत है, और जो ये बाहर की लेयर होती है ना, ये बाहर की जो वाइट कलर की हमें दिखती है, ये क्या होता है हमारा इनेमल। अब ये किससे बना है, ये बना है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से, ठीक है, तो ये नाम याद रखना। अब ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का, CaPO4 का, ठीक है।
वो क्या होता है, और जो ये इनेमल जिससे बनता है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी हेपेटाइट, ये क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, मतलब सबसे मजबूत सब्सटेंस क्या होता है हमारा, इनेमल। जो टूथ का इनेमल होता है वो सबसे मजबूत होता है। इट डज नॉट डिजोल्व इन द वाटर, मतलब ये पानी के अंदर नहीं घुलता, बट इट करोड्स। लेकिन जो हमारे दांत का बाहर वाला इनेमल है ये भी क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना दांतों में सड़न हो गई, वो इसी वजह से होती है। क्यों? क्योंकि जो पीएच है माउथ का वो कैसा हो जाता है, वो 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, मतलब एसिडिक नेचर का हो जाएगा। अगर और ज़्यादा एसिडिक नेचर तो क्या हो गया, हमारे दांत गलना शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ produce acid by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating। अब ये बोलते रहते हैं कि चॉकलेट कम खानी चाहिए, टॉफ़ी कम खानी चाहिए और मीठा कम खाना चाहिए। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि जो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं, शुगर को या फिर जो स्वीट चीज़ें हम खाते हैं उसको क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, मतलब सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं हमारे फूड को। और इस वजह से क्या हो जाता है, एसिडिक मीडियम हो जाता है। अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो हमारे दांत गलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे माउथ को तो मीडियम कितना चाहिए, 5.5। अब जो बैक्टीरिया है उसने एसिड प्रोड्यूस कर दिया तो 5.5 से कम पीएच हो गई। पीएच कम होते ही क्या हो गया, दांत गलना शुरू हो गया। ठीक है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। और इसलिए कहते हैं कि खाना खाने के आधे घंटे बाद सबको ब्रश करनी चाहिए। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक, और ऐसी टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए जो कैसी हो, बेसिक नेचर की हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट में तो अलग अलग तरीके की टूथपेस्ट अवेलेबल है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम चेक करें कि कौन सी टूथपेस्ट कैसी हो, बेसिक नेचर की। ठीक है, for cleaning the teeth and can neutralize the excess acid and prevent tooth decay। क्यों बेसिक क्यों यूज़ करेंगे, ताकि जो बैक्टीरिया ने एसिड प्रोड्यूस किया है वो क्या कर दे, उसे न्यूट्रलाइज कर दे, और फिर इस वजह से क्या हो, हमारे दांत सड़ना बंद कर दे, वो वहीं के वहीं रुक जाए। ठीक है, अब ये है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। मतलब कुछ प्लांट और एनिमल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल्स छोड़ देते हैं जब हमें चुभते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल सबसे अच्छा ततैया होगी या बिरड़ हो गया, हनी बी होगी, जो मधुमक्खी होती है, वो जब वो काट लेती है तो क्या होती है, सूजन आ जाती है ना, तो वो किस वजह से आती है और हम उसे कैसे रोक सकते हैं, ये चीज़ इसमें एक्सप्लेन होगी। ठीक है, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी, क्या तुम्हें किसी मधुमक्खी ने कभी काटा है? बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कोज पेन एंड इरिटेशन, मतलब जब मक्खी लड़ जाती है तो क्या होता है, एसिडिक मीडियम हो जाता है। ठीक है, हमारी किसके अंदर, स्किन के अंदर, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, पेन और इरिटेशन। अगर हम बेकिंग सोडा लगा लें उसके ऊपर, बी स्टिंग के ऊपर, तो क्या हो जाती है, हमें राहत मिल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्टिंगिंग हेयर है निडल लीव्स के, वो इंजेक्ट करते हैं क्या, मिथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से क्या होती है, जलन। तो ये याद रखने का पॉइंट है, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड, मतलब बी स्टिंग क्या करता है, एसिड रिलीज़ करता है। ठीक है, और एक प्लांट है जिसका स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीडल लीव्स, वो क्या करता है, मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बर्निंग पेन हो जाता है। नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, तो नेचर ने क्या किया है, ऑप्शन दिया है हमें, कैसा, कि वो न्यूट्रलाइज करवा ले। मतलब एक ऐसा प्लांट है जो क्या करे, मिथेनोइक एसिड छोड़ रहा है, तो उसके साथ साथ ऐसा प्लांट भी होगा जो बेसिक होगा। अब ये है, नीटल इज़ अ हर्बेशियस प्लांट विच ग्रो इन द वाइल्ड, मतलब जो आसपास जंगलों के अंदर उग जाता है, वो नीटल ऐसा प्लांट होता है जो यहाँ पे दिखा रखा है इसके अंदर। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, मतलब इसके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनके वो होते हैं जैसे नीडल नहीं होती, सुई की तरह वैसे होते हैं। विच कोज पेनफुल स्टिंग व्हेन टच एक्सीडेंटली, मतलब जब अगर वो पत्ता आपके स्किन के पास आ जाए तो वो चुभ जाते हैं, और फिर क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर मिथेनोइक एसिड चला जाता है।
इसकी एक ट्रेडिशनल रेमेडी क्या है, रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डोग प्लांट। और जो डोग प्लांट है वो क्या है, वो बेसिक नेचर का। अब ये डोग प्लांट उसी एरिया के ऊपर अगर आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, उसका असर ख़त्म। विच ओपन ग्रोज बिसाइड द निटल इन द वाइल्ड। और जो कहाँ पे उगता है, जहाँ पे ये निटल प्लांट होगा इसके साइड में क्या होगा, डोग प्लांट भी पाया जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं जाओ और आपको क्या हो जाए, ये निटल प्लांट की पत्ती चुभ जाए, तो क्या करना है, डॉग प्लांट ढूंढना और उसे लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट है सम नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स, मतलब जो हमारी नेचर में एसिड्स पाए जाते हैं उनका सोर्स और उसके एसिड कौन कौन से प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट विनेगर, मतलब जो सिरका होता है उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। दूसरा है ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर क्या होगा, सिट्रिक एसिड। टैमरिंड जो इमली होती है उसके अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड। टमाटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड। सोर मिल्क जो कर्ड है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। और जो लेमन है उसके अंदर सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग होता है मिथेनोइक एसिड और निटल स्टिंग के अंदर मिथेनोइक एसिड।